सिर्फ ईमानदार और कट्टर ईमानदार कह देने भर से अरविंद केजरीवाल की सरकार का अब काम नहीं चलने वाला है। अब उन्हें कायदे से ईमानदारी का सर्टिफिकेट देना होगा। दिल्ली सरकार में हो रहे घोटालों की वजह से एलजीवी के सक्सेना ने बड़ा फैसला किया है। अब सरकार को ठेका देते समय ईमानदारी का वचन देना होगा। एलजी ने इंटीग्रिटी पैक्ट को अनिवार्य कर दिया है। राजनिवास के अधिकारियों ने बताया कि सत्यनिष्ठा समझौते के प्रावधान को दिल्ली सरकार के विभागों और एजेंसीज की तरफ से दिए जाने वाले 50 करोड़ रुपए के ठेकों से घटाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने दिल्ली सरकार और किसी विक्रेता फर्म के बीच 10 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के सभी अनुबंधों में सत्यनिष्ठा यानी इंटीग्रिटी समझौते को शामिल करना अनिवार्य कर दिया है। सत्यनिष्ठा समझौते के तहत किसी अनुबंध के लिए आवेदन करते समय सरकारी पक्ष और विक्रेता फर्म के बीच पारदर्शी एवं ईमानदार तरीकों को अपनाने के लिए आश्वस्त किया जाता है। इसमें दोनों पक्ष अनुबंध को लेकर भ्रष्ट तरीके न अपनाने का वचन देते हैं। राजनिवास के अधिकारियों ने बताया कि सत्यनिष्ठा समझौते के प्रावधान को दिल्ली सरकार के विभागों एवं एजेंसीज की तरफ से दिए जाने वाले 50 करोड़ रुपए के ठेकों से घटाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। सत्यनिष्ठा समझौता किसी भी अनुबंध के संदर्भ में उस पर हस्ताक्षर देने के साथ लागू हो जाएगा और अनुबंध की अवधि खत्म होने तक वह बना रहेगा। इसके साथ ही उपराज्यपाल ने इन अनुबंधों के क्रियान्वयन पर नजर रखने के लिए स्वतंत्र बाहरी निरीक्षक नियुक्त करने की भी बात कही है। कोई अनुबंध दिए जाने के बाद बाहरी निरीक्षक अनुबंध से संबंधित कोई भी मामला सामने आने पर उस पर नजर रखेंगे। उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव को लिखे एक पत्र में निर्देश दिया कि 10 करोड़ रुपए से अधिक की हर एक परियोजना और खरीद अनुबंध में सत्यनिष्ठा समझौता और बाहरी निरीक्षक नियुक्त किए जाने से संबंधित निर्णय को लागू किया जाए। अगर कोई बोलीकर्ता सत्यनिष्ठा समझौते का उल्लंघन करता है तो उसे अयोग्य ठहराए जाने के अलावा दंडात्मक प्रावधानों का भी सामना करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने अपनी चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की भी चर्चा की है। मनीष सिसोदिया तमाम कोशिशों के बावजूद भी जमानत नहीं हासिल कर पा रहे हैं। इस बात से केजरीवाल और संजय सिंह दोनों की ही बेचैनी काफी बढ़ गई है। रही सही कसर सुकेश चंद्रशेखर ने सत्येंद्र जैन और के कविता के व्हाट्सएप चैट जारी कर पूरी कर दी। जैसे ही ये चैट जारी हुए उसके बाद आम आदमी पार्टी सीधा ईडी को निशाना बनाने लगी। एक दिन पहले ही ईडी पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल करने का आरोप लगाने के बाद संजय सिंह फिर मीडिया के सामने हाजिर हुए और मनीष सिसोदिया की बेगुनाही और ईमानदारी के वैसे सबूत देने लगे जो कायदे से उन्हें अदालत में देने चाहिए थे। लेकिन संजय सिंह उसे मीडिया के सामने लेकर आए और कहा कि अगर इतनी दिक्कत है तो केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जहर की पुड़िया दे दो। संजय सिंह ने कहा कि ईडी की जांच कैसे एक झूठ का पुलिंदा है, इसका सच आज फिर सबके सामने रख रहा हूं। बीजेपी जो मनीष सिसोदिया को लेकर बार बार बोलती है कि 14 फोन सिम नष्ट कर दिए, वो इसके बाद हाथ जोड़कर माफी जरूर मांगे। ईडी ने इस पर जो रिपोर्ट दाखिल की है वो सभी फोन अभी जिंदा हैं। मनीष सिसोदिया के घर में उनका परिवार, उनके कर्मचारी काम करते हैं। इन सभी का नंबर उठाया और बोला गया कि फोन नष्ट कर दिए गए। इन सब के IEMI नंबर बता रहे हैं कि ये फोन अभी भी ईडी के पास हैं। संजय सिंह के दावे जो भी हों, लेकिन अदालत में सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया ये स्वीकार कर चुके हैं कि उन्होंने फोन इसलिए बदले क्योंकि वे खराब हो गए थे। मनीष सिसोदिया ने दूसरों के नाम के सिम और फोन्स का भी इस्तेमाल किया। ये बात भी अदालत के सामने आ चुकी है। अब अदालत के सामने दिए गए बयान सही हैं या संजय सिंह के दावे कहा नहीं जा सकता। और दूसरे संजय सिंह 14 में से सिर्फ 5 फोन की बात कर रहे हैं, बाकी 7 की नहीं। हकीकत क्या है इसका पता तभी चलेगा जब संजय सिंह की तरफ से मीडिया के सामने किए गए दावे अदालत के सामने पेश किए जाएंगे। अगर नहीं तो इसे महज एक सियासी बयान ही माना जाएगा जो मीडिया के सहारे अपने वोट बैंक को दिया गया मैसेज भर है। ईडी पर हमला करते हुए संजय सिंह ने कहा कि ईडी की जांच झूठ का पुलिंदा है। ये लोग अब सबूत ही मिटाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी वालों को मैं बोलना चाहता हूं कि अगर इतनी ही दिक्कत है तो जहर की पुड़िया बनाकर सभी को बांट दो। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सभी को ये जहर की पुड़िया दे दो, सब खत्म कर दो। कोर्ट में झूठ बोला जा रहा है। परिवार के लोगों का नंबर बता के ये बताया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया द्वारा फोन नष्ट कर दिए गए। अब बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। एक आदमी लाखों बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का काम कर रहा था, उसे क्यों बदनाम कर रहे हैं? मेरे खिलाफ जो बयान दिया ही नहीं गया उसे जोड़ दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से ही इस बात की चर्चा थी कि सीबीआई अरविंद केजरीवाल को भी इस मामले में तलब करेगी और अब वो दिन आ गया जब सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए तलब किया। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को 16 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया है। इस बात की खबर मिलते ही सियासी माहौल गर्मा गया है और आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है। पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि अत्याचार का अंत जरूर होगा, तो पलटकर बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने साफ कहा है कि पूरी डीलिंग अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई है। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। खुराना ने कहा कि केजरीवाल अपने आप को कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देना बंद करें। खुराना ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि आपके घर पर डीलिंग हुई है, आपको जवाब देना होगा। अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को ही ईडी पर आबकारी नीति मामले में अदालत को झूठे सबूतों से गुमराह करने का आरोप लगाया है। दिल्ली विधानसभा में अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद केजरीवाल ने कहा कि ईडी लोगों को प्रताड़ित करके उन पर दबाव बनाकर झूठे बयान दे रही है। संजय सिंह के मामले में भी ये बात सामने आई है। आरोपियों ने अलग अलग बयान दिया और ईडी ने आरोप पत्र में कुछ और लिखा। मुख्यमंत्री ने ईडी के द्वारा दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर लगाए गए मोबाइल फोन नष्ट करने के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर कहा कि उन्होंने कहा कि ईडी ने दावा किया है कि सिसोदिया ने अपने मोबाइल फोन नष्ट कर दिए थे, लेकिन इनमें से कई फोन जांच एजेंसीज के पास हैं। केजरीवाल ने कहा कि ईडी अदालत को झूठे सबूतों से गुमराह कर रही है, लोगों को प्रताड़ित कर रही है और झूठे बयान ले रही है। इस पूरे मामले में कुछ भी नहीं है, पूरा मामला मनगढ़ंत है, झूठे सबूतों पर आधारित है। संजय सिंह ने कहा कि जिस दिन दिल्ली की विधानसभा में दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा था कि देश के पीएम के दोस्त की कंपनी में लगा हुआ काला धन नरेंद्र मोदी का है, उसी दिन मैंने उनसे कहा था कि अगला नंबर आपका है। ये लोग जतन करेंगे कि पीएम का भ्रष्टाचार दबाने के लिए प्रयास हो। शुक्रवार को ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी पर परोक्ष रूप से हमला किया। उन्होंने कहा कि कई राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो देश को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती हैं। वो नहीं चाहते कि गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। गरीब का बच्चा पढ़ेगा तो देश तरक्की करेगा, लेकिन वो लोग नहीं चाहते हैं कि देश आगे बढ़े। वो कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि देश तरक्की करे? और उन सारे लोगों ने मिलकर मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिन लोगों ने मनीष सिसोदिया को जेल भेजा है वो देश के दुश्मन हैं। इतिहास गवाह है कि जिस व्यक्ति ने शिक्षा का प्रसार करने की कोशिश की है, इतिहास में तानाशाह ने उसे उठाकर जेल भेज दिया। शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया पहले से ही तिहाड़ जेल में बंद हैं, लेकिन उनको अब तक जमानत नहीं मिली है। सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था और ईडी ने जेल में पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने मनीष सिसोदिया को रिमांड पर लेकर भी पूछताछ की थी। मनीष सिसोदिया ने इसी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत मांगी, लेकिन कोर्ट ने इसे मंजूर नहीं किया। दिल्ली में शरद पवार, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल से मिले। मुलाकात और बातचीत के बाद शरद पवार और राहुल गांधी दोनों ने एक साथ विपक्षी एकता की वकालत की। विपक्ष को एक साथ लाने के लिए प्रयासों को गति देने की भी बात हुई। केजरीवाल और ममता बनर्जी को भी जोड़ने और उनसे मिलने की प्लानिंग हुई। ऐसी तमाम बातें हुई जो विपक्षी एकता के लिए जरूरी थीं, लेकिन सियासत में जो सामने से कहा जाता है वह होता नहीं है। इस मुलाकात के 24 घंटे नहीं बीते कि एनसीपी की तरफ से इस बात का ऐलान कर दिया गया कि कर्नाटक में उनकी पार्टी 40 से 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कर्नाटक में जहां बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के बीच मुकाबला है, अरविंद केजरीवाल पहले ही सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और अब इस लड़ाई में शरद पवार भी कूद गए हैं। मतलब कि विपक्षी एकता होती रहेगी और सब एक दूसरे के खिलाफ चुनाव भी लड़ते रहेंगे। एनसीपी के उतरने से कर्नाटक की लड़ाई पर कितना असर पड़ेगा ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन जितने भी वोट एनसीपी को मिलेंगे वो कांग्रेस और जेडीएस के खाते से ही निकलेंगे। दुश्मन जितने ज्यादा, बीजेपी को उतना ही फायदा। लेकिन राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खो चुकी एनसीपी के लिहाज से जरूरी है कि वे अपने वोट बढ़ाए और फिर उस दर्जे को हासिल करे। इसलिए कर्नाटक चुनाव की तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए मुंबई में पार्टी नेताओं की बैठक भी बुलाई गई है। शरद पवार ने कहा कि कर्नाटक चुनाव के लिए अपनी योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए हम मुंबई में बैठक कर रहे हैं। इस कदम को एनसीपी द्वारा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है।
शरद पवार की पार्टी को गोवा, मेघालय और मणिपुर जैसे राज्यों में अपने कमजोर प्रदर्शन के कारण राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा गंवाना पड़ा है। एनसीपी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अलार्म घड़ी चुनाव चिन्ह आवंटित करने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा था। इसे स्वीकार कर लिया गया है। एनसीपी नेताओं ने कहा कि 224 सीटों में से कम 40 से 45 सीटों पर उम्मीदवारों को खड़ा करने की योजना बनाई जा रही है। इनमें से अधिकांश उम्मीदवार महाराष्ट्र, कर्नाटक बॉर्डर इलाके में उतरेंगे। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए बुलाया तो आम आदमी पार्टी परेशान हो उठी। पार्टी के सांसद संजय सिंह तो इस पर सीधा पीएम मोदी तक जा पहुंचे। लेकिन हकीकत यह है कि इस मामले में मनीष सिसोदिया पहले से ही गिरफ्तार कर लिए गए हैं और जेल में हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल के लिए पहली बार बुलावा गया है। अगर सवालों के सही जवाब वे नहीं देंगे तो उन्हें फिर बुलाया जाएगा और इसके बाद ईडी भी केजरीवाल को बुला सकती है, क्योंकि अपनी चार्जशीट में ईडी ने केजरीवाल पर आरोप लगाए हैं। सूत्रों का कहना है कि सीबीआई अरविंद केजरीवाल से इस बात का जवाब मांगेगी कि आबकारी नीति में किए गए बदलावों की जानकारी उन्हें थी या नहीं, क्या उन्होंने ही इसकी मंजूरी दी थी। उनसे पूछा जाएगा कि क्यों एक शराब व्यापारी से उन्होंने फेस टाइम पर बात की। सीबीआई का कहना है कि इस मामले में गिरफ्तार कई लोगों ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया। घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा कि शराब घोटाले के मुख्य आरोपी समीर महेंद्रू से केजरीवाल ने फेस टाइम पर बातचीत की थी। दिल्ली के सीएम ने कथित तौर पर महेंद्रू से कहा था कि विजय नायर उनका शख्स है और उस पर भरोसा किया जा सकता है। विजय नायर पर आरोप है कि उनके जरिए ही रिश्वत की लेन देन हुई थी। विजय नायर केजरीवाल के दफ्तर में काम करता था और उसके रहने का इंतजाम कैलाश गहलोत के सरकारी बंगले पर किया गया था। मतलब इतना खास तो वह था ही कि उसके लिए इतने इंतजाम किए जाते। इसके अलावा जांच एजेंसीज का कहना है कि आबकारी नीति में हुए सभी बदलाव से केजरीवाल अवगत थे और उन्हें सभी फैसलों की जानकारी थी। एक एक्साइज अधिकारी ने जांच एजेंसी को बताया था कि उन्हें पहली बार केजरीवाल के आवास पर बुलाया गया था और वहां एक ड्राफ्ट कॉपी देकर कहा गया था कि इसे दिल्ली में लागू करना है। सीबीआई के इस समन के बाद संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये समन केजरीवाल जी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाए जाने की वजह से भेजा गया है। संजय सिंह ने दावा किया कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए साजिश रची जा रही है। उन्होंने इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाने की बात कहते हुए कहा कि केजरीवाल डरने वाले नहीं हैं। इससे पहले केजरीवाल ने कहा कि ईडी झूठे सबूतों से अदालत को गुमराह कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि ईडी का कहना है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने फोन तोड़ दिए, जबकि उसमें से कई फोन ईडी की ही कस्टडी में हैं। ये सारा मामला झूठा है और मनगढ़ंत भी। उन्होंने कहा कि ईडी लोगों को प्रताड़ित करके और दबाव डालकर झूठे बयान ले रही है। केंद्रीय जांच एजेंसियां वित्त वर्ष 2020-21 की आबकारी नीति की जांच कर रही हैं। आरोप है कि आबकारी नीति में शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों में बदलाव किए गए। सीबीआई और ईडी का दावा है कि शराब कारोबारियों का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाकर बदले में 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली और इस धन का इस्तेमाल गोवा विधानसभा के चुनाव में किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। नौटंकी करना अरविंद केजरीवाल सरकार की आदतों में शामिल है। बिना नौटंकी किए दिल्ली की सरकार को कुछ हजम नहीं होता है। ताज़ा मामला बिजली सब्सिडी का है। बिजली मंत्री आतिशी मारलेना ने बड़े ही नाटकीय अंदाज में ऐलान कर दिया कि दिल्ली वालों, आपको फ्री में बिजली बंद, अब सब्सिडी वाली बिजली नहीं मिलेगी। और साथ में इसका ठेकरा एलजी के माथे पर फोड़ दिया कि उन्होंने फाइल पर दस्तखत ही नहीं किए। पलटकर उपराज्यपाल की तरफ से बयान दिया गया कि बिजली मंत्री को सलाह दी जाती है कि एलजी के खिलाफ अनावश्यक राजनीति और निराधार झूठे आरोपों से बचें। उन्हें झूठे बयानों से लोगों को गुमराह करना बंद कर देना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बिजली मंत्री को जनता को जवाब देना चाहिए कि इस संबंध में फैसला 4 अप्रैल तक लंबित क्यों रखा, जबकि समय सीमा 15 अप्रैल थी। एलजी को 15 अप्रैल को ही क्यों भेजी गई फाइल और 13 अप्रैल को चिट्ठी लिखकर और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नौटंकी की क्या जरूरत है। इसके पहले भी दिल्ली सरकार और एलजी के बीच इस तरह की तकरार हो चुकी है। फाइल भेजी नहीं जाती और भेजी जाती है तो एकदम अंतिम वक्त में कौन बिना पढ़े और समझे उस पर दस्तखत कर देगा। अगर नहीं तो इस तरह के ड्रामे को जो आतिशी मारलेना ने किया, बिजली को लेकर और भी कई बातें हैं, जैसे कि एलजी चाहते हैं कि बिजली सब्सिडी का पैसा उपभोक्ताओं को सीधा उनके अकाउंट में भेजा जाए।
ताकि गड़बड़ी की कोई आशंका न रहे। लेकिन अरविंद केजरीवाल सीधे कंपनी को सब्सिडी का पैसा देना चाहते हैं और दे रहे हैं। सारा खेल इसी का है। उपभोक्ता कितने हैं, उसमें असली कितने हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है। अगर बैंक खाते में सब्सिडी का पैसा ट्रांसफर होगा तो किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। लेकिन केजरीवाल ऐसा नहीं चाहते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और रामनिवास के बीच पिछले कई महीने से बिजली सब्सिडी को लेकर तकरार जारी है। सीएम अरविंद केजरीवाल सरकार की मुफ्त बिजली, पानी और सब्सिडी पहले की तरह जारी रखना चाहती है, जबकि एलजी ने एक पत्र के जरिए सुझाव दिया था कि सब्सिडी सीधा उपभोक्ताओं के अकाउंट में भेजी जाए। दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, तभी से बिजली और पानी बिलों पर उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ मिल रहा है। अक्टूबर 2022 अरविंद केजरीवाल सरकार ने मुफ्त बिजली की योजना में बदलाव करते हुए मांगे जाने पर सब्सिडी देने की बात कही थी और इसके लगभग 25% लोग सरकार के बिजली सब्सिडी के दायरे से ऐसे में बाहर हो गए थे। इस पूरे मामले पर दिल्ली के मुख्य सचिव ने हाल ही में एक रिपोर्ट के जरिए बताया था कि DERC के निर्देशों का पालन न होने से सरकार को 300 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। सरकार इस पूरे मामले पर ध्यान दे, इस नुकसान से बचा जा सकता है। रिपोर्ट आने के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने दिल्ली सरकार को जल्द स्पष्टीकरण देने को कहा था।